आपल्या सर्वांचे या वीकली मीटिंग मध्ये स्वागत. आपल्या चीफ गेस्ट कायरा सिंग. तिचं नाव स्वाती दुगर आहे. हो, ते कायरा सिंगच्या नावाने आता लॉगिन कायरा झाले. सिंग म्हणून दिसतंय, राईट? स्वाती, यू आर वेलकम. आणि त्यांची सहयोगी आरवा दास त्या पण आहेत. आरवा, you two are welcome on the show. Thank you. Kyra is actually my daughter, so her online classes go with this name. Okay. So I thought that since the name was displaying as Kaira Singh, so that's why I thought. Yeah. So I welcome you all. कौस्तुभ, अजून तू म्हणाला अजून काही गेस्ट आपल्याकडे जॉईन होणार? अजून काही लॉगिन झालेले नाहीयेत, सो Okay. आय डोंट नो म्हणजे ते होणार का नाही. So what I suggest ki as and when they join us, please inform me so Sure. that I welcome all of them. करेक्ट. ठीक आहे. So we'll start. I think श्रीकांत, काही secretarial announcement असेल तर if you can talk about. मी पुढे बाकीचं बोलतो नंतर. So दोन अनाउन्समेंट्स आहेत. एक तर गेल्या वेळी सांगितलं त्याप्रमाणे या रविवारी 13 सप्टेंबरला जिंकलो असे म्हणा हा डॉक्टर संजय उपाध्याय यांचा प्रोग्राम आहे. संध्याकाळी 6 ते 7:45. कोणी बहुतेक बॅकग्राऊंड नॉईज आहे कोणाकडे? इफ यू कॅन गो ऑन म्यूट. आनंदला म्यूट करा. आनंद कुलकर्णींकडे. ओके. विकांत, तुम्हीच म्यूट करा सगळ्यांना. येस. हा. सो सिनर्जी मीट तर्फे हा प्रोग्राम आहे. तर सगळ्यांनी झूम मीटिंग वरच असल्यामुळे अटेंड करावं. त्याचे डिटेल्स परत मी पाठवतो. आणि दुसरं इंटरनॅशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन आहे. त्याच्यात 3 सब्जेक्ट्स आहेत. तर नेचर, द वर्ल्ड आय इमॅजिन इन 2120 आणि थर्ड टॉपिक इज माय कंट्री माय कल्चर. तर आनंद आणि बाकी कोणी अजून पेंटर्स असतील, समीरचं मला माहिती नाही पेंटिंग पण करतो का तो, पण आय थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस. त्याची 400 रुपीज पार्टिसिपेशन फी आहे आणि दिस इज ऑर्गनाइज बाय RCP कात्रज. तर डिटेल्स मी मागे एकदा शेअर केले होते, ते परत एकदा शेअर करेन. सो दॅट्स ऑल ॲज फार एज अनाउन्समेंट्स आर कन्सर्न्ड. आज ऍक्च्युली संध्याकाळी काही म्हणजे दॅट्स ओव्हरलॅपिंग थिंग. म्हणजे एक फोटोग्राफी रिलेटेड काही कार्यक्रम चालू आहे डिस्ट्रिक्टच्या याच्यावर. मला असं वाटतं की बहुतेक सारंग तिथे जॉईन झालेला असेल, कारण दॅट वॉज क्वाईट इंटरेस्टिंग. आणि कोणी सम व्हेटरन इन फोटोग्राफी ही इज गोइंग टू जॉईन. आणि बहुधा आज 8:30 वाजता MSME रिलेटेड काही कार्यक्रम आहे. मे बी पीपल लाईक RD ला पाठवलं होतं. कौस्तुभ ऑल्सो कॅन जॉईन. म्हणजे मे बी आपला हा कार्यक्रम झाल्यानंतर बहुतेक सुरू होता तो 8:30 पावणे 9 वगैरे होईलच. तर MSME रिलेटेड काय स्कीम्स वगैरे आहे फॉर MSME इंडस्ट्रीज वगैरे, तर त्याच्यासाठी पण काही ते कार्यक्रम आहेत. सो बाकी अनाउन्समेंट अशा विशेष काही नाहीये. पण आपले प्लाझ्माचा जो हे चालू होता, प्लाझ्मा डोनेशन रिलेटेड आपला जो कार्यक्रम इव्हेंट चालू होता जनकल्याण मध्ये, तर आय थिंक वी हॅव सक्सेसफुली कम्प्लिटेड. पुढे आपण जनकल्याणला तो सर्व डेटा दिलाय. नाव इट इज अप टू जनकल्याण टू टेक इट फॉरवर्ड अँड ऑल. काही प्लाझ्मा डोनेशन्स करणारे आलेले आहेत. बाकी शाळेचं काम पण आता दुसऱ्या फेज मध्ये वी आर एंटरिंग. आपल्याकडे आता फंड्स पण बऱ्यापैकी जमा होत आहे. काही आपले डीजी पंकज शहा यांनी पण काही फंड्स कमिट केलेले आहे. तर एक्झॅक्ट त्याचं कमिटमेंट आलंय की दॅट आय विल पुट इट ऑन अ ग्रुप. पण मला असं वाटतं की बहुधा आपण सर्व हा प्रोजेक्ट चांगल्या तऱ्हेने कम्प्लीट करू शकू. तर पुढच्या आठवड्यामध्ये आपली त्याची नवीन फेज चालू होत आहे. फ्लोरिंग रिलेटेड, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन आणि पेंटिंग आपण हे पुढच्या आठवड्यात चालू करूया. काही कोटेशन्स आलेले आहे. अशोकशी पण मला बोलायचं आहेच. उद्या वगैरे अशोकशी बोलतोच मी. आणि प्रॉब्ली त्याचे काही कोटेशन्स आहेत, त्या बेसिसवर आपण काम चालू करू शकू. सो आय रिक्वेस्ट Kaustubh to introduce our chief guest. Yes, sure.
Uh, Swati is from DSP Mutual Fund. Am I audible? ऐकू येतंय? Very much. Yeah. Yeah. So Swati is from DSP Mutual Fund. She is associated with finance for the last 14 years and over 4.5 years with DSP Investment Managers. She does central level tie-ups with national private and wealth distributors. She is also an active member of Learning and Development Initiative at DSP, which is called the Catalyst Program. She is adept for trainings in equity, fixed income, behavior finance, and sales as a science. She has been in the forefront of initiatives with women investors under the brand Winvestor and The Perfect Recipe. She has conducted numerous sessions across the country for educating clients and distributors about investments and asset allocation. She also conducts a workshop called Jungle Trails for children to educate them about the concepts of money and investments and the importance of starting early in life. So Swati, we all at Rotary Club of Pune Wisdom welcome you and request you to take over. Thank you so much. Thank you. I'll, just share my screen so that it's visible to you. Just let me know if it's visible. Yes, yes. Should be, yeah. Okay. Thank you. स्वाति जी, आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी का यूज करेंगे तो इट इज बेस्ट. हाँ सर, मैं पूरा हिंदी में ही बात करूंगी. हाँ. I don't know Marathi, नहीं तो फिर I would have spoken in Marathi. It will take me 1 or 2 minutes to get into that Hindi role, but हाँ मैं हिंदी में ही बात करूंगी. Just one second. Yeah. So ये slide visible है सबको? Yeah, very much. Okay, fine. So if you can, please go on. Yeah. सबसे पहले आप सब लोगों का बिग थैंक यू. दिस टॉपिक मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि बचपन से हमने देखा है दैट जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती थी, माय मॉम शी टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. शुरू से ही उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया है. सो शुरू में वो केवीपी और वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनमें एवरी मंथ वॉट एवर शी कुड इन्वेस्ट she would gather and then साल में एक बार that बड़ा amount used to go in that investment. So लेकिन broadly जो घर के बड़े decisions होते थे that वो मेरे पापा लेते थे. मम्मी को जो समझ में आता थी वो कर देते थे. So now coincidentally I am in the field of finance और finance में मैंने ये सीखा है कि अगर हम देखा जाए, अगर हमको पूछा जाए कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस ये कितने यहाँ पे जितने भी विमेन है, माय क्वेश्चन इज टू देम कि आपका जब आप स्कूल में थे या एट एनी गिवन पॉइंट इन मतलब कोई भी लाइफ में आपका पीरियड रहा हो, उसमें आपके ये टॉपिक्स कभी भी फेवरेट रहे हैं? मैथ्स, फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स, एनीथिंग जो कि पैसा से रिलेटेड है. सो अगर आप आंसर देंगे तो वी कैन एक्चुअली टॉक बिकॉज छोटे क्राउड कम है तो हम अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं. Maths was my favorite. हाँ, ओके. I want to ask ma'am that ma'am what was your maths, finance related कोई भी सब्जेक्ट किसी का भी यहाँ पे फेवरेट रहा हो? मेरा इकोनॉमिक्स फेवरेट था. ओके. मतलब वहाँ अच्छे स्कोर का लाती थी हर साल. ओके, दैट्स नाइस, दैट्स गुड टू नो. तो अगर आप ब्रॉडली देखा जाए तो नेचुरली फाइनेंस जब भी न्यूज भी आता है तभी फाइनेंस का कोई भी टॉपिक अगर आप देखा जाए तो इट इज नॉट वेरी नेचुरल कि ना विमेन न्यूज चैनल लगा के न्यूज वो देखेंगे. उनके लिए बहुत नेचुरल बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये फोन ले लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये फोन में व्हाट्सएप है, ये ऐसे से काम करता है, यू आर लाइक कि चलो ठीक है एंड्रॉइड है काम कर रहा है. बट इफ आई टेल यू कि इसका चिप इतने प्रोसेसर का है, इसका इतना जीबी है, इतना मेगापिक्सल कैमरा तक ठीक है, बट अगर मैंने आपको इसके जो टेक्नोलॉजी है उसके इंटरनल फीचर्स बताए, वुड यू बी इंटरेस्टेड? आंसर टू दैट इज फोन चलता है, मेरे स्क्रीन में दिखता है, दैट इज योर फाइनल दिस थिंग, राइट? आपको पता होना चाहिए कि फोन कैसे चलता है. वैसे ही सपोज अगर आपको कार चलाने आती हो, यू शुड नो कि वो एक्सेलरेटर कैसे चलता है, ब्रेक और गियर कैसे चेंज करते हैं. अगर आपको ये इतनी 2-3 चीजें आती है, यू कैन ड्राइव अ कार, करेक्ट? तो सेम चीज पैसा भी वैसा ही है. अगर
आपको बहुत डिटेल में कि क्या कंपनी है, उसका कितना बैलेंस शीट में कितना आरओई आरओसी, इतना टेक्निकल टर्म्स वो जानने की जरूरत ही नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो कि इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या ब्रेक है, क्या एक्सेलरेटर है, क्या गियर चेंज करने का क्या तरीका है. सो अगर आपको ये इतनी ही 3 या 4 चीजें इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आप समझ लें, देन एटलीस्ट जर्नी को अगर आपने ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट करा है, आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में आप क्या पर्पस के लिए किया है, यू विल बी बेटर अवेयर अबाउट इट. नाउ ये खाली स्टेटिस्टिक्स है कि इन्वेस्टिंग में विमेन कहाँ है. जो भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी आता है तो इंडिपेंडेंट डिसीजन जो है कि मैंने अपना डिसीजन खुद लिया कि मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है. इन इंडिया सिर्फ 33% वुमेन, मतलब 100 में से 33 वुमेन डिसाइड करते हैं कि उनका पैसा कहाँ जाएगा. इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिंग डिसीजन. वेरएस मेन डिसाइड 64% ऑफ द डिसीजंस मेन लेते हैं. और वो जो 33% वुमेन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, उनमें से सिर्फ 12% पीपल रियली अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक, इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स का ये बेनिफिट है. कहने का मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन. See, one can be a PhD, one can be a doctor, one can be, a scientist or whatever. But financial education जहाँ की बात जहाँ तक आती है, वहाँ पे बहुत even men, only 31% men actually understand what is investing all about. तो इसीलिए बेसिक प्रिंसिपल्स का भी अगर हमको एजुकेशन मिले तो भी इट इज अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड. और क्यों विमेन इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इन्वेस्टमेंट में, अगर ब्रॉडली अगर रीजन देखा जाए, पहली बात तो कंफ्यूजिंग है क्योंकि इतना सारा डेटा और इंफॉर्मेशन, नॉइज, न्यूज़पेपर आप उठाओगे. ट्राई रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स. I can't read it because it is full of so much noise. मतलब न्यूज होता है 1 लाइन का या 2 लाइन का, दैट आर्टिकल इज फुल ऑफ 1 होल पेज. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत ही नहीं है. सेकेंडली टाइम नहीं है. देयर आर 20,000 थिंग्स टू डू. घर का काम, इफ यू हैव चिल्ड्रन तो बच्चों का काम, एंड देन सो मेनी थिंग्स, एंड देन द इंटरेस्ट लेवल्स इज आल्सो वेरी लो. फिर यू डोंट नो मच अबाउट इट, कंफ्यूजिंग है. प्लस रिस्क लेना. सपोज अगर आज मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक में या ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डालना है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आपको करेक्ट या सही अमाउंट का इंफॉर्मेशन नहीं है, प्लस एनकरेजमेंट भी नहीं है. आई डोंट रिमेम्बर सिंस माई चाइल्डहुड दैट एनीबडी एक्चुअली टोल्ड मी कि यू हैव टू डू दिस. पैसे तुम कमाओगे तो तुम्हारा आगे जाके यू विल हैव टू डू इट ऑल बाय योरसेल्फ. सो दैट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम व्हाटएवर सराउंडिंग्स अराउंड इज नॉट देयर. सो सारी चीजें कंबाइन करके हमने कभी भी इन्वेस्टमेंट को अपने हाथ में लिया ही नहीं है. एंड दिस इज नॉट सेइंग कि women are not good, men are good. This is not any comparison, but these are the facts of our society कि ये होता आया है, अभी भी हो रहा है. प्लस इतने चॉइसेस हैं. मैं गोल्ड में पैसा डालूं, प्रॉपर्टी में पैसा डालूं, बैंक डिपॉजिट में रखूं, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, वेयर शुड आई पुट? ओके, आई हैव माय मनी, आई एम अर्निंग. यू वोंट बिलीव, इवन women who are earning, बिकॉज उनको समझ नहीं आता, वो क्या करते हैं, जो सैलरी, सपोज कोई अगर इनकम है उनकी, वो सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है. और वर्स, मतलब एट बेस्ट व्हाट पीपल डू इज, उन्होंने एफडी कर ली होती है कोई ना कोई बैंक की. उसके आगे इंश्योरेंस वगैरह तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, वो एक अलग, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट. बट उसके आगे लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं. श्योरली गोल्ड, व्हेन यू इन्वेस्ट, गोल्ड के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने ज्वेलरी खरीदी है गोल्ड, देन दैट ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. क्योंकि जब तक खराब टाइम आके अगर वो नौबत नहीं आएगी उसको यूज करने की, आप तब तक गोल्ड को वो ज्वेलरी को बेचोगे नहीं. अगर आपने गोल्ड कोई इंडेक्स के हिसाब से खरीदा है, ETF खरीदा है, या फिर कोई गोल्ड बार खरीदा है जिसमें आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आप उसको शायद बेच दोगे, बट यू विल नॉट, ज्वेलरी को आप जल्दी से नहीं निकालोगे. सो गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी इज नॉट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड. नाउ ये मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा बैकग्राउंड दिया है. अभी अगर
let's look at it from a recipe perspective कि हम if अगर आपको suppose पालक पनीर बनाना है, okay, anything जो भी अगर आपको cook करना है, तो सबसे पहले what is the first step that you have to do when you're cooking? सबसे पहला स्टेप ये है कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको कुक क्या करना है, राइट? अगर आपको हाका नूडल्स कुक करना है तो पनीर लाके पॉइंट ही नहीं है. सो फर्स्ट थिंग इन इन्वेस्टिंग इज आपका गोल क्या है. जैसे हम डिश डिसाइड करते हैं, सिमिलर तरीके से अगर आप ये डिसाइड करोगे कि दिस इज योर गोल, आपको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए करना है, या आपको ट्रैवलिंग करनी है उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, या फिर आपको नया घर खरीदना है, या कार, या व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है आपका, एनीथिंग जिसके लिए पैसा चाहिए. व्हाट इज योर गोल फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. पहले वो आप एक पेपर पेन लेके उसको लिखिए, डिसाइड व्हाट इज योर गोल. वंस यू नो कि ये आपका गोल है, then you can take the ingredients. जैसे अगर आपने डिसाइड किया आपको पालक पनीर बनाना है, जैसे I give that example, then फिर आप पालक लेके आ सकते हो, पनीर लेके आ सकते हो, you will मसाले इकट्ठा करेंगे, and then you can decide कि इसको कुक कैसे करना है. तो एक बार आपने इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये गोल के लिए चाहिए, आप इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करेंगे. अब फाइनेंशियल टर्म्स में इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या आपको जरूरत है, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि वो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या. तो उसको ना आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट. अभी आप अपने जहां पे भी हैं, हॉल में या रूम में, जहां पे भी, सो यू कैन जस्ट लुक अराउंड. यू विल हैव सम कबर्ड, यू विल हैव अ फैन, यू मे हैव एन एसी. आपके आसपास ये सारी चीजें हैं, बराबर. जब आप ये चीजें खरीदते हैं तो कोई ना कोई कंपनी उससे बेनिफिट करता है. नाउ टेक फैन फॉर एग्जांपल, बजाज फैन, क्रॉम्पटन ग्रीव्स फैन, कोई भी फैन ले लो. आपने शॉपिंग करी और दैट कंपनी मेक्स प्रॉफिट. तो एवरीथिंग जो आपके आसपास है, जो आपने शॉप करी है, दैट जब आप एक कंज्यूमर बनते हो और अगर आपने वही कंपनी के शेयर्स भी खरीद लिए, फॉर एग्जांपल कार है तो अगर आपने मारुति के शेयर्स खरीदे हैं, या फिर से व्हाटएवर हीरो मोटरकॉर्प, अगर आपने उसके शेयर्स खरीदे हैं फॉर एग्जांपल, देन अगर वो कंपनी प्रॉफिट करता है तो आप भी प्रॉफिट करते हैं. अगर वो कंपनी लॉस करता है, सेल्स नहीं हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर टाइम में, तो आप भी लॉस करते हो, राइट? सो जब आप कोई कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो तब आप एक्चुअली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो. दैट्स कॉल्ड इक्विटी. सो इक्विटी इज योर फर्स्ट इंग्रेडिएंट इन फाइनेंशियल टर्म्स. ठीक है. नाउ अगर समझिए आपको बिजनेस आपका खुद का स्टार्ट करना है, तो आप 1 साल के लिए सोचोगे, 6 महीने के लिए सोचोगे, 2 साल के लिए सोचोगे, कि 10 साल के लिए सोचोगे. अगर आपका खुद का बिजनेस होगा, यू विल एटलीस्ट थिंक 5 से 10 साल के नीचे आप नहीं सोचोगे, राइट? आपको बिजनेस शुरू करके 6 महीने में तो बंद नहीं करना है. तो इक्विटी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है इन फाइनेंस जिसमें आपको बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिजनेसेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है. तो जब आप अपने बिजनेस के बुरे टाइम में बिजनेस बंद नहीं कर दोगे, यू विल फिगर आउट. थोड़ा चैलेंजिंग टाइम भी आएगा तो भी आप फिगर आउट करके इवेंचुअली अच्छा टाइम भी आएगा. सो जब आप अपना पोर्टफोलियो देखते हो, इक्विटी का देख लो या म्यूचुअल फंड का देख लो, अभी बिकॉज ऑफ कोरोना आप कोई भी अगर आप मार्केट फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मार्च में वी हैड सीन वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्स, लाइक 40% मार्केट, 38 to 40% मार्केट गिर गया था. तो उस समय आपके लिए बहुत ही नेचुरल होगा ये सोचना कि वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड. लोग बोल रहे थे कि मार्केट निफ्टी 6000 चला जाएगा एंड थिंग्स, बट व्हाट हैपेंड, निफ्टी अगेन केम बैक अप. जैन से अगर आप अभी तक के लेवल देखोगे तो निफ्टी सिर्फ 8% नीचे है, मार्केट सिर्फ 8 से 9% अभी तक नीचे है. तो कहने का मतलब कि मार्केट में इक्विटी जो इंग्रेडिएंट है, अगर आपने भले ही स्टॉक में डाला है या म्यूचुअल फंड में डाला है, इक्विटी का जो पार्ट है उसमें फ्लक्चुएशन भी काफी ज्यादा हो सकता है. इसीलिए इक्विटी को अच्छा करने के लिए आपका जो गोल होना चाहिए वो बहुत लंबे समय का होना चाहिए. अगर 2 या 3 या 4 साल का ही खाली गोल है तो आप इक्विटी में नहीं आए, बिकॉज शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशन काफी हो सकता है. और अगर आपको पैसा सिर्फ 3 या 4 साल में चाहिए तो हो सकता है कि उस समय मार्केट वॉलेटाइल हो और जो आपका गोल है और जिस हिसाब से आपने पैसा डाला है, मे बी दैट कैन नॉट बी मेट. सो इक्विटी यू शुड लुक एट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एटलीस्ट 5 years, 5 to 7 years एटलीस्ट
लीस्ट आई एम सेइंग। बट अगर 10 से 15 साल है, अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक सपोज उनको बहुत लॉन्ग टर्म में अगर उनको पैसे देने हैं, जो भी 10 years प्लस है, देन यू कैन जस्ट ब्लाइंडली पुट योर मनी इन इक्विटी, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई है उसको बीट करके जो रिटर्न, जो एसेट क्लास में ने सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, दैट एसेट क्लास जो वो इंग्रेडिएंट है वो इक्विटी है। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इन्फ्लेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत आज है, ठीक है, अगर वो 5 लाख रुपए जो आज कॉस्ट कर रहे हैं, अगर आपको वो 5 साल के बाद चाहिए, अगर वो 5 साल के बाद में उसकी वैल्यू 7 लाख हो जाती है, तो आपका जो प्लानिंग है वो 5 लाख के हिसाब से नहीं हो सकता है। योर प्लानिंग शुड बी दैट ऑफ 7 lakhs। तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करके उसके बाद में जो पैसा उस समय चाहिए वो इकट्ठा करने का जरूरत है, राइट। तो इक्विटी को हमको बहुत ही समझ के कि इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। जो इक्विटी वाला इंग्रेडिएंट है फाइनेंस में वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। सो दैट इज वन इंग्रेडिएंट व्हिच इज वेरी हेल्दी, not in the short run but in the long run. Now equity में benefit क्या है? equity में अगर आपने स्टॉक में पैसा डाला या फिर समझ लीजिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, तो आपको 2 या 3 दिन में आपका पैसा मिल जाता है, और अगर इंटरनेशनल फंड में डाला तो 5 दिन एट मैक्स। तो जब भी आपको पैसा चाहिए, इट इज एट द क्लिक ऑफ योर हैंड, अनलेस द कंपनी हैज गॉन बैंकरप्ट, वो सारी अलग चीजें हैं। बट जनरली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में डालोगे, देन द फंड मैनेजर वो आपके लिए ध्यान रख लेते हैं। सो इक्विटी रियल एस्टेट के जैसा नहीं है कि अगर इक्विटी में समझो आपने 10 लाख रुपए डाले, अगर 1 लाख भी चाहिए तो आप सिर्फ 1 लाख निकाल सकते हो। अगर आपने रियल एस्टेट में 1 करोड़ का घर लिया और अगर आपको 10 लाख चाहिए तो आप सिर्फ एक किचन बेच के 10 लाख नहीं लेके आ सकते हो, राइट। तो इसीलिए रियल एस्टेट एक अलग, इट्स अ डिफरेंट, आई विल टॉक अबाउट रियल एस्टेट लेटर, पहले मैं इक्विटी करती हूँ। सो दिस इज वन इंग्रेडिएंट विच इज इक्विटी। नाउ ये वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट है, हम सारा, भले ही इक्विटी ने इन्फ्लेशन को बीट किया, भले ही आपको 10 साल के बाद सारे पैसे चाहिए, लेकिन आप सारा पैसा इक्विटी में डालना चाहिए आपको, आंसर टू दैट इज नो। आपको बेनिफिट है, उसके साथ रिस्क भी है। सो इसीलिए आपको दूसरा जो सेफ्टी आपके पोर्टफोलियो में जो सेफ्टी देगा, यू ऑल्सो हैव टू लुक एट दैट इंग्रेडिएंट, और वो इंग्रेडिएंट को हम फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम बोलते हैं। नाउ फिक्स्ड डिपॉजिट, आपको सबको पता ही होगा कि व्हाट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। सिमिलरली आप जो बैंक में करते हो उसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। जो आप म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ कर सकते हैं जिसमें ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप 3 साल के ऊपर पैसा रखें, उसको हम फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करते हैं, जो ये बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उन्हीं को हम पैसा लेंड करके उनकी एफडी, दैट इज ऑल्सो एफडी ओनली, बट वी डू एफडी डायरेक्टली विद द कॉर्पोरेट्स। बैंक्स के साथ हम नहीं करते, बैंक के पेपर्स भी होते हैं, बट देयर आर अदर कॉर्पोरेट्स आल्सो जिनके पेपर्स होते हैं व्हिच म्यूचुअल फंड्स आर एबल टू डू, और वो 3 साल तक अगर आप करो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। सो दैट इज अनदर इंग्रेडिएंट कि अगर हो सकता है कि 5 साल के बाद भी अगर आपको पैसा चाहिए तो पूरा एवरी मनी कैन नॉट बी इन इक्विटी, लिटिल बिट यू विल हैव टू कीप मनी आपका सेफ्टी के लिए भी। तो दैट इज अनदर इंग्रेडिएंट। और ये ऑलमोस्ट 20 साल का हिस्ट्री है। इसमें आप देखेंगे जो ऑरेंज लाइन है, ठीक है, नंबर्स को देखने का जरूरत नहीं है, खाली आप ऑरेंज लाइन को देखिए, एकदम स्टेडी है। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम का लाइन है जो कि धीरे धीरे करके बढ़ा है, पर इक्विटी भी बढ़ा है, ऊपर गया है। पर आप इक्विटी में देखिए कितना वॉलेटाइल है, ऊपर गया नीचे गया, फिर से ऊपर गया फिर से नीचे, बट इवेंचुअली लॉन्ग रन, अगर, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि 10 साल के नीचे आप इक्विटी में जनरली 5 या 7 इयर्स के नीचे नहीं देखे, 10 इयर्स के ऊपर आप कंफर्टेबली देख सकते हैं, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबा समय होता है तो इक्विटी ऊपर ही जाता है। और फिक्स्ड, आप डिफरेंस देखिए, जो ऑरेंज लाइन है और ब्लू लाइन है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट मच मोर रिटर्न यू कैन मेक इन इक्विटी अगर आपका टाइम जो आपके हाथ में है वो ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट वो आपके गोल को मीट करने के लिए। तो ये 2 इंग्रेडिएंट, कोई भी फाइनेंशियल आप पोर्टफोलियो ले लीजिए, किसी का भी पोर्टफोलियो ले लीजिए, ये 2 इंग्रेडिएंट्स मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होते हैं। there are more ingredients also, so I will just touch upon this. वो करने के पहले I will just show you this
ये सेंसेक्स इन इंडिया का इंसेप्शन हुआ था 1980 में। 1980 से लेकर 2019 तक का डेटा है। मैक्सिमम रिटर्न जिस एसेट क्लास ने दिया है दैट इज इक्विटी। 17% रिटर्न इक्विटी हैज गिवन। गोल्ड ने 10.2% का रिटर्न दिया है। एफडी में ऑन एन एवरेज, एवरेज रिटर्न है, ऑन एन एवरेज एफडी ने 8.3% का रिटर्न दिया है। और अगर आप महंगाई को देखें, महंगाई इज 7.2। तो आप कभी भी एफडी करते हैं ना, तो एफडी में सिर्फ आपकी इन्फ्लेशन को बीट करता है। लाइक अगर आपका 100 रुपए का वैल्यू है, अगर आपने 10 साल की एफडी करी, भले आपको 7-8 जो भी रिटर्न परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपकी जो 100 रुपए की वैल्यू है वो 10 साल के बाद भी 100 रुपए ही रहेगी। व्हेन आई वाज स्मॉल, ब्रेड आती थी 5 रुपए की का एक पैकेट, ओके। टुडे वही ब्रेड आती है 40 रुपए की एक पैकेट, सेम। तो 5 रुपए आज 40 रुपए हो गए, बट अगर मैंने 40 कमा भी लिया तो भी मेरे को मिल तो ब्रेड ही रही है, राइट। तो वैसे ही 10 साल के बाद में आपको जो मिलेगा वो 100 रुपए के वर्थ का ही मिलेगा। तो एफडी में जनरली आप कितना भी कमा लीजिए, आपका वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता नहीं है। इन इक्विटी अगर आपने इन्फ्लेशन को हटा दिया तो भी आपने 10 रुपए का रियल रिटर्न कमाया है। रियल रिटर्न हम इसको बोलते हैं जो कि इन्फ्लेशन को हटाने के बाद जो बचता है, दैट इज रियल रिटर्न। सो इन इक्विटी you will make real return but over a long period of time. Short period में there is no guarantee. पहली बात तो फाइनेंस में एफडी में भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके डिपॉजिट सपोज इफ पीएमसी या येस बैंक टाइप के कोई बैंक में रहे होंगे, या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक जो बंद हो चुकी है, FDs are also not guaranteed. That's why people say कि चलो मेरे को 20-50 पैसा या फिर आधा % या 1% कम भी मिल रहा है तो भी मैं सेफ, मतलब आईसीआईसीआई या एचडीएफसी सेफ बैंक में मैं एफडी करना पसंद करूंगा या करूंगी। सो एसेट जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स को देखें, सबसे पहले ये देखिए कि इक्विटी में कर रहे हैं या फिक्स्ड इनकम में कर रहे हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट में। दूसरा चीज, गोल्ड में कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट को यू हैव टू सी कि ज्वेलरी के हिसाब से कर रहे हो तो फिर वो आपका पर्सनल कंजम्पशन के हिसाब से फिर इट डजंट मैटर कि गोल्ड ने 50% का रिटर्न है। लास्ट 1.5 साल में गोल्ड हैज गिवन अपवर्ड्स ऑफ 50% रिटर्न। लेकिन अगर आपके पास ज्वेलरी होगी, आज आप वो ज्वेलरी बेचेंगे? आई डोंट थिंक सो, बराबर। अगर वही आपने गोल्ड बार लिया होता जिसमें, या फिर गोल्ड बॉन्ड लिया था, गवर्नमेंट का सोवरेन बॉन्ड जो गवर्नमेंट अभी इशू कर रहे हैं, आपको पहली बात तो 2% का कूपन जो भी वो इनकम है वो मिलती, 8 इयर्स तक होल्ड करते तो जो भी आपका रिटर्न बना है वो टैक्स फ्री भी होता। तो उसमें आप एक यू आर नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम इमोशनल पर्सपेक्टिव। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के पहले आप अपना पर्पस भी सोच लें। देन नाउ दिस इज आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा है। आई एम अज्यूमिंग कभी ना कभी करा होगा। सो रियल एस्टेट में एक ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी एक तो होता है कि ओके फाइन, मेरा खुद का प्रॉपर्टी है। आई हैव इन्वेस्टेड इन 2 प्रॉपर्टीज। आई हैव स्पेंट 1 decade ओनली व्हाट एवर आई अर्न। मैंने सिर्फ बिल्डर के लिए कमाया। आई हैव एक्चुअली जस्ट व्हाट एवर आई अर्न मैंने आई हैव डोनेटेड इट टू द बिल्डर, नॉट गॉन फॉर ट्रिप्स, नॉट गॉन आउट विद फैमिली, बिकॉज जो भी सो देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। दैट्स पॉइंट नंबर 1। वो भी चलो ठीक है, इफ यू आर लिविंग इन दैट हाउस यू कैन स्टिल डू इट। बट इफ यू आर लुकिंग एट रियल एस्टेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, एक घर है और दूसरा घर आप बिल्ड कर रहे हो, अनलेस यू आर एन HNI देन इट्स अ सेपरेट थिंग। बट इफ यू आर इफ यू हैव अ मिडिल इनकम क्लास लाइक ऑफ एन इनकम, तो आपको बहुत सोच के करना चाहिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट। क्योंकि अगर आपको जो भी रेंट आएगी वो रेंटल यील्ड इज लेस देन 2%। अगर आप उसमें से मेंटेनेंस और ये सब निकाल लें तो आपके हाथ में 2% से भी कम छूटता है। सेकेंड थिंग, अगर इमरजेंसी आएगी, अभी जैसे ये मार्केट में आपका जो भी प्रॉपर्टी, एक तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आपको अभी मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो इन्वेंट्री इतनी है कि योर प्राइस, जो आप प्राइस में सेल कर पाओगे वो बहुत कम होगा, और इमीडिएटली शायद आपको बायर भी नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग इन रियल एस्टेट इज कि every time you buy and sell, there is brokerage cost, there is taxation, then there is so much part आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो रियल एस्टेट के प्रॉब्लम्स अपने खुद के काफी हैं। प्लस मेंटेनेंस, घर को अगर आपका रेंट पे चढ़ा दिया है, देन you have to every year maintain the house, हर 2 साल में उसको पेंटिंग कराओ। there's so many things that come with real estate। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड।
ओके अगर इफ ऑल योर नीड्स एंड गोल्स एंड एवरीथिंग इज मेट तो फिर ठीक है. आई एम नॉट सेइंग डोंट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. आई एम सेइंग कि प्लीज नो दैट दीज आर द फैक्टर्स जो कि आपको you should be aware कि ये सब होगा. Am I willing to take it कि मेरे को चलेगा कि ठीक है आई एम ओके 2% यील्ड आएगी तो भी चलेगा. सो रियल एस्टेट में जो रियल रिटर्न है अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे रियल रिटर्न रियल एस्टेट में बियॉन्ड द पॉइंट नहीं बनता. अगर आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू अप्रिशिएट अनलेस आपने 1980 2000 उस समय अगर बाई किया होता तो ठीक था. अभी के जो रेट्स हैं उस पे अप्रिसिएशन मिलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. करंटली द रियल एस्टेट साइकिल इज एट अ लो. तो अगर आपको पर्सनल कंजम्पशन के लिए रियल एस्टेट बाई करना है इट्स अ गुड टाइम टू बाय बिकॉज द रेट्स आपको अभी डील्स मिल जाएंगे. डिस्ट्रेस सेल हो रहा है फॉर दैट इट इज फाइन. लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखेंगे जब आपको पनीर जो मैं पालक पनीर की बात करी थी मैं थोड़ा डिविएट हो गई हूँ. अगर आपको वो उसके हिसाब से चाहिए कि यू वांट टू मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ रियल एस्टेट देन यू हैव टू सी कि आपके बाकी सारे नीड्स मीट हो गए हैं. देन यू कैन गो अहेड और फिर आप रियल एस्टेट के बारे में सोच लीजिए. नाउ फॉर अ पर्सन जो कि एवरी मंथली इनकम पे सर्वाइव कर रहे हैं फॉर देम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा क्या होता है कि हम इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स. एक्चुअली वो चेंज होना चाहिए. इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस. तो अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीना साइड में रखेंगे और बोलेंगे कि मैं भले ही 5,000 2,000 जो भी मंथली कंटिन्यूसली अगर आपने इन्वेस्ट करा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा अच्छे से कंपाउंड हो जाता है. अगर आपको समझिए आज आफ्टर 15 इयर्स अगर 1 करोड़ की जरूरत है यू कैन सेट आप बैक कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मेरे को 10% भी मार्केट ने रिटर्न दिया तो भी इट इज फाइन. आई हैव टू इन्वेस्ट ओनली से 8,000 रुपीज पर मंथ. उतना कम इन्वेस्टमेंट से भी यू कैन गेट as high an amount like 1 crore. कितना है exactly I'm not telling you but I'm just saying कि अगर आप 10% 12% मार्केट का assumption पकड़े तो SIP over a period of time अगर आप इन्वेस्टमेंट हर मंथ करते हैं तो सिस्टमैटिकली आपकी वेल्थ ग्रो होती है. और जो कंपाउंडिंग जो हम बोलते हैं आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. और वो क्यों कहा है क्योंकि अगर आप 7 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 10% 15% ऐसे जो भी है वैसे ग्रोथ मिलेगी. बट अगर आप और 5 साल रुक जाते हैं तो वो 5 years में योर मनी स्टार्ट्स हैविंग अ मल्टीप्लायर इफेक्ट कि 100 200 हो गया है और 5 साल रुकेंगे तो 200 400 हो जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ मल्टीप्लायर एग्जैक्ट आई एम नॉट हियर स्ट्रेसिंग ऑन द एग्जैक्ट अमाउंट वो आपको कॉस्टो सर बता सकते हैं. लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ दैट मल्टीप्लायर इफेक्ट स्टार्ट्स टू कम जब आप ये सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर आपको जैसे पोर्टफोलियो अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो बनाना है तो सबसे पहली बात तो आपको प्रोटीन भी चाहिए होगा, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होगा, यू विल नीड सम फ्रूट्स विटामिन्स एवरीथिंग. तो आपको ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बोले गोल्ड रियल एस्टेट फिक्स्ड डिपॉजिट इक्विटी सबका एक हेल्दी मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो बनाना चाहिए. और आंसर कैन नॉट बी जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही है या जो आपके लिए सही है वो किसी और पर्सन. आंसर इज नॉट सेम फॉर एवरीवन. आंसर अलग ही होगा क्योंकि आपके जो गोल्स होंगे वो किसी और से अलग होंगे. सो देयर इज नो वन कॉमन आंसर फॉर एवरीथिंग. लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. म्यूचुअल फंड्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स इज द इजीएस्ट रूट बिकॉज म्यूचुअल फंड जो भी मैंने आपको एसेट क्लास बोली दे कैन इन्वेस्ट इन ऑल दीज एसेट क्लासेस. दूसरी बात म्यूचुअल फंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीटन द इन्फ्लेशन. महंगाई को बीट करना बहुत जरूरी है एंड दे विल टेक लेस रिस्क. फॉर एग्जाम्पल अगर कल ज्योग्राफी की एग्जाम है कैन आई गो टू अ हिस्ट्री टीचर टू आस्क अ क्वेश्चन. मैं ज्योग्राफी का एग्जाम है देन आई विल गो टू ज्योग्राफी टीचर. मैथ्स का एग्जाम में अगर मुझे प्रॉब्लम है कुछ नहीं समझ आ रहा तो आई विल गो टू अ मैथ्स टीचर.
व्हेन यू डोंट नो कि कौन सा स्टॉक अच्छा करेगा, जब आप रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं, जब हम न्यूज को सुन के कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 15 साल पहले आधे घंटे की न्यूज आती थी, अब दिन भर की न्यूज आती है और 30 चैनल्स हैं, मे बी मोर। तो न्यूज बड़ा नहीं है, नॉनसेंस ही खाली बड़ा है। सो पॉइंट इज कि, और अगर आप सोचिए, अगर आपने एक हफ्ता कोई पेपर नहीं पढ़ा, आई हैव नॉट रेड अ पेपर इन लास्ट 10 years। मैं आई एम ऑन ट्विटर, एंड ऑन ट्विटर आई मेरे को, मैं 10 मिनट ट्विटर देखती हूँ, उसमें मेरा पूरा दिन का फीड हो जाता है, एंड देन दैट्स इट। कभी कभार इफ आई स्किप अ वीक तो भी माई आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग, मतलब को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इवन इफ यू आर नॉट वाचिंग न्यूज। एक्चुअली इट्स गुड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स और वो सब ठीक है, बट it's just like, you know, watching Saas Bahu serial, you know, honestly I think it is like that. So my point is कि अगर आप कोई स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं तो वो आप, क्योंकि वो आपका मनी मैनेज कर रहे हैं, ही विल नॉट टेक अ वेरी अनड्यू रिस्क, वो आपके पोर्टफोलियो में रिस्क को वैसे भी कम रखेंगे। सो म्यूचुअल फंड्स हेल्प यू नॉट कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा आपने इन्वेस्ट कर लिया, वो नहीं कर, कंसंट्रेशन रिस्क नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। दे विल बाय मल्टीपल एसेट क्लासेस। और म्यूचुअल फंड आप समझिए, आप डॉक्टर हैं तो ये आपको स्पेशलिटी इन्वेस्टमेंट में करने की जरूरत नहीं है। दिस म्यूचुअल फंड कैन एक्चुअली गिव यू अ सेकंड इनकम। उसके लिए यू डोंट नीड टू रियली स्टार्ट योर ओन बिजनेस, प्लस टैक्स एफिशिएंट है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। आई एम नॉट सेइंग शॉर्ट टर्म, आई एम नॉट सेइंग 2 या 3 या 5 साल, आई एम सेइंग 5 साल के ऊपर इक्विटी विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी। नाउ मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, नाउ आई हैव एक्सरसाइज्ड, मैंने बैलेंस फूड खाया, सब खाया, बट लास्ट में आई विल से ओके आई विल हैव 1 फुल बार ऑफ चॉकलेट, या फिर मैंने एक कोई स्वीट डिश खा ली, ओके, एंड दैट आई डू एवरी डे। विल दैट बी हेल्दी? मतलब मेरी पूरी मेहनत पे एक तरह से पानी फिर जाएगा। अगर मेरा गोल है सिर्फ हेल्दी रहने का, ओके, वंस इन अ वाइल इज ओके। सो इन फाइनेंस what is a junk food? Junk food is internet, media, television, people who come, experts who come and say कि market ये level पे जाएगा। पहली बात तो किसी को पता नहीं है। दूसरी बात, अगर वो बोलते हैं कि उनके हिच के हिसाब से market में भी 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा या 1000 पॉइंट 3 महीने में नीचे आ जाएगा। कोविड जो हुआ, नॉट 1%, और ये हमको नवंबर से पता था कि कोरोना वायरस चल रहा है, ये है वो, किसी ने भी डिस्पाइट दैट इन मार्च ये फॉल हुआ, किसी ने भी एंटिसिपेट किया। देयर आर फ्यू जिन्होंने इक्विटी से जैन में पैसे निकाल लिए थे, दे सेड कि इट्स बेटर टू बी सेफ, इन केस अगर हो जाता है तो मेरा प्रोबेबिलिटी ठीक है। आई नो अ फ्यू हु हैव डन दैट, बट इवन दे आर सेइंग हमको नहीं पता था कि ये होगा, वी वर जस्ट ट्राइंग टू बी सेफ। they only anticipated। तो मोस्टली बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड फियर। ग्रीड के हिसाब से आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो मैं बेच दूं, बट मार्केट वाज अप इन जैन, किसी ने भी नहीं बेचा। फियर क्या होता है कि मार्च में मार्केट इतना गिरा, मतलब आपको 1000 रुपए की टी शर्ट 500 में मिल रही है, HDFC has fallen, ICICI has fallen, Axis has fallen, तब आपने जाके खरीदा क्यों नहीं? मार्केट का प्रिंसिपल क्या है? बाय लो सेल हाई, ठीक है। बिकॉज इतना फियर था इन मार्च अप्रैल, किसी ने भी जाके बोला नहीं कि चलो मेरे पास मे बी 1 लाख रुपया है, मैं पूरा जाके म्यूचुअल फंड या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा डाल, नोबडी डिड दैट। तो इसीलिए जो मीडिया न्यूज, दे विल स्प्रेड फियर। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आप ये जो जंक है उससे अपने डिसीजंस, सी यू कैन स्टिल वॉच द न्यूज, बट आई एम सेइंग अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को न्यूज के ऊपर बेस ना करें। नाउ इमरजेंसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन, आई हैव सीन इट इन माय ओन फैमिली, इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। व्हाट इफ यू लूज अ जॉब, ठीक है, व्हाट इफ सम मेडिकल इमरजेंसी कम्स, कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट आपके पास मिनिमम, अकॉर्डिंग टू मी 2 साल का होना चाहिए मिनिमम, बट नहीं करके 1 साल का, कि कल को इफ समथिंग हैपेंस, 1 ईयर ऑफ इनकम, whatever आपका खर्चा है, 1 ईयर ऑफ योर एक्सपेंसेस यू शुड हैव विथ यू इन द इमरजेंसी फंड। वो भले ही पैसा आप बैंक में FD करके रख दीजिए या फिर लिक्विड फंड में डाल के रख दीजिए, लेकिन एटलीस्ट एक इमरजेंसी कॉर्पस आपके पास होना चाहिए, जो कि आप इक्विटी में नहीं डालेंगे, जो सिर्फ आप अपने पार्किंग के हिसाब से कहीं पे इन्वेस्ट करके रखेंगे। सो दिस इमरजेंसी फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक लाइक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ कवर, नॉट इन फॉर्म ऑफ यूलिप और एनीथिंग, प्योर टर्म इंश्योरेंस, कि कल को अगर आप अर्निंग मेंबर है या जो भी आपका, इन केस इफ एनीथिंग हैपेंस योर फैमिली इज टेकन केयर ऑफ, एंड प्योर टर्म cover, medical cover. I have seen one of my friends in this COVID time. She had breast cancer. She suffered with leukemia. Doctors are saying she won't survive for more than 3 months now. उनका जो पॉलिसी था वो 15 lakhs का था. In 2 visits of hospital, gone. And then whatever their family had, now they have figured out something. तो कहने का मतलब everything gets drained out in case of this kind of an emergency. So very important to have a medical, forget investments, but ये तो आपके पास होना चाहिए, लाइफ कवर, मेडिकल कवर और इमरजेंसी फंड्स. एंड देन और ये सारी नॉट नेसेसरी कि एक ही गो में बिल्ड होता है, धीरे धीरे आप बिल्ड कर सकते हैं. लाइक आई हैड पहले सम दिस थिंग कवर इन जस्ट लास्ट ईयर. I took a sufficient cover for my entire family, even life cover. Imagine I have been in the finance industry 15 साल से, फिर भी मैंने इतना डिले करके दिया. It is my mistake. So these things are, that's why I'm saying these things are very, very important. Like why emergency funds are necessary. My husband has had a 50% salary cut in this entire this thing, but we were still okay because our loan amounts came down because we had paid off for the house, and so we were okay. So कहने का मतलब, you don't know when this kind of things will come, when corona will come, you may lose a job or something can happen to somebody around you. So that's why it is very important to have that. Also ये जानना बहुत जरूरी है कि retirement सबको आनी है. It's age is also decided कि चलो 60 में people retire. Now with medical, the longevity is increasing. अभी हमने देखा है कि 80, 85, 90 people are doing very, very well and they are healthy. So do you have funds to take care of you for that longer time, right? तो वो भी हमको एक तरह से प्रिपेयर करके रखना है. आपके जो पोर्टफोलियोज हैं, यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ आफ्टर माय रिटायरमेंट और व्हाटएवर. सो वो पोर्टफोलियो एक तरह से रेडी करके रखना बहुत जरूरी है. Again, for women out here, I can't see many, but and this is true for all, so that's why I'm saying women men से better investors हैं. और वो इसलिए better investors हैं, पहली बात तो वो short term volatility उनको फर्क नहीं पड़ता. They are very resilient कि अगर volatility भी है तो चलो ठीक है, आज नहीं तो कल आई विल वेट एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन. उनका EQ जो इमोशनल कोशेंट है, इंटेलिजेंस का कोशेंट है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. they have empathy, like they will not take undue risk कि स्टॉक चलो 30% ऊपर हो गया है कि let me invest in this stock. So that greed doesn't drive them. What drives them is goals. They are more goal driven. उनको पता है कि मेरे को ये गोल के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, they will do it. Okay, धीरे धीरे ही सही, but वो डिसिप्लिन तरीके से कर लेते हैं. So women, they have an edge just by the way that they are wired. वो जो naturally जैसे हैं उसके हिसाब से women are better placed for investments. और खाली प्रॉब्लम ये है कि they don't know much. That's why this education for telling them that okay, it is quite simple. It is like driving a car. You know about equity. अगर नहीं पता है तो simple mutual fund में that fund manager will take care of investment. So that is one thing. We don't have many this thing, but all of you can actually participate. I'll give you 2-3 case studies. आप मुझे खाली बताइए कि आप उनको क्या suggest करेंगे. अच्छा, before this, आप अपने जितने भी गोल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए. कोई भी गोल जो 5 साल के कम है आप उसको शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं. 5 से 10 साल का गोल है उसको मीडियम टर्म बोलिए, और 10 साल के ऊपर का गोल है उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे. वो इसलिए क्योंकि समझिए लाइफ अगर 80 इयर्स की है तो 80 इयर्स में अगर मैं 10 साल को मीडियम टर्म बोलूं तो आई थिंक आई एम ओके. लाइक इट्स नॉट अनफेयर टू से कि 10 इयर्स इज अ मीडियम टर्म गोल. तो उस हिसाब से now this is the first I will just take this example. Rajesh and Rekha, they have just got married. Okay, now here जो भी हैं आप participate करके please बताइएगा. उनके goals यहाँ पे लिखे हैं. उनको vacation पे जाना है. They want to party and have a good life because they are newly married. उनको 2 साल के बाद में कार खरीदनी है जिसके लिए उनको पैसे चाहिए होंगे. 7 साल के बाद में घर खरीदना है.
दोनों के अच्छे जॉब्स हैं, ठीक है, लेकिन काफी हाई स्ट्रेस जॉब्स हैं अभी. दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट रिटायरमेंट बिकॉज दे हैव जस्ट गॉट मैरिड एंड इवन चिल्ड्रन दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट राइट नाउ. सो उनको लगता है कि उनको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके डिपेंडेंट्स ही नहीं है. तो आप राकेश और रेखा को क्या सजेस्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू यू उनके ये 4 गोल्स हैं: ट्रैवल, वेकेशन, पार्टिंग, कार 2 साल के बाद में चाहिए, हाउस चाहिए 7 साल के बाद में. ओके, तो उनके ये 4 गोल्स मीट करने के लिए आप अगर आप एक एडवाइजर हैं तो आप उनको क्या गाइडेंस देंगे? एनीबडी कैन प्लीज अनम्यूट एंड टेल. हाँ, अभी इंग्रेडिएंट्स क्या है? इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम है, गोल्ड है और रियल एस्टेट है, ठीक है. आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? वाया स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स. लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP. 5 साल के नीचे का गोल है तो आप शॉर्ट टर्म में डालेंगे. 5 to 10 years का गोल है, आप उसको मीडियम टर्म में डालेंगे और 10 साल के ऊपर के गोल को आप लॉन्ग टर्म में डालेंगे. तो ट्रैवल, वेकेशन, somebody can just unmute and probably talk to me. ट्रैवल वेकेशन जो है वो शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है? ये शॉर्ट टर्म गोल है मैम. शॉर्ट टर्म. तो आप ट्रैवलिंग के लिए जो पैसे चाहिए वो आप इक्विटी में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते. तो ट्रैवल वेकेशन के लिए आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो एवरी ईयर जो कमाते हैं, बिकॉज दोनों वर्किंग है, तो जो कमाते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे फिक्स्ड, जैसे म्यूचुअल फंड है फॉर एग्जांपल, आप भले ही 10,000 हो या जितना भी वो कर सकते हैं दोनों जन मिला के, बिकॉज उनके जॉब अच्छे पेइंग है, दे कैन कीप सम मनी इनटू द SIP मतलब एवरी मंथ इन्वेस्ट करके उनका फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं. तो 1 साल में जितना भी इकट्ठा हो जाएगा, लाइक अगर 1 लाख रुपया भी चाहिए फॉर एग्जांपल, 10-10 हजार करके अगर आप डालेंगे तो 1 लाख इकट्ठा हो सकता है. उसके लिए एक साथ 1 लाख निकालने की जरूरत नहीं है. सो ट्रैवल वेकेशन SIP के थ्रू, बट नॉट इन इक्विटी, इन फिक्स्ड इनकम, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं. नाउ पार्टिंग एंड हैविंग अ गुड लाइफ तो चलो ठीक है, वो तो इट्स लाइक अ डे टू डे थिंग, उसके लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत नहीं है. लेकिन कार अगर उनको 2 साल के बाद चाहिए तो आप कार के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड सेम 2 साल के बाद चाहिए तो थोड़ा थोड़ा फिक्स्ड इनकम में डाल सकते हैं. 7 साल के बाद में उनको घर चाहिए, तो फॉर दैट व्हाट आर यू गोइंग टू सजेस्ट? अभी 7 साल तो है, काफी टाइम है 7 साल, तो आप उनके 7 years के लिए उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? इसके लिए भी हम म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेंगे क्योंकि ये 7 साल की बात है. तो हाँ जी. तब तक तो वो म्यूचुअल फंड जो आप बता रहे हैं, राइट, people should wait for more than 5 years or so. correct. म्यूचुअल फंड सही है. हाँ सर, म्यूचुअल फंड 1 डे के लिए भी होता है जो कि हम लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, FD में नहीं रख के. म्यूचुअल फंड्स इज देयर फॉर इवन 1 डे से लेकर फॉरएवर तक, लाइक 15 years 20 years. इसमें जो म्यूचुअल फंड है वो आप इक्विटी उनको दे सकते हैं. अगर उनको घर खरीदना है तो वो SIP एवरी मंथ कर सकते हैं क्योंकि 7 साल से वैसे भी कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है. और 7 years में हमने देखा है कि द रिटर्न, जो कि आपका पैसा लॉस होने का प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होता है, सो प्रोबेबली यू विल मेक रिटर्न्स. तो 7 साल के लिए उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड आप सजेस्ट कर सकते हैं अगर उनको घर खरीदना है. अच्छा, उनका एक और जो है, उनको लगता है कि उनको लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए. सो डू यू थिंक दैट इज द राइट थिंग फॉर देम? No, I think Yes, sir. they should go for both life insurance and health insurance because both of them are working. So Yes. in case some mishap happens, then at least the other, whoever remains, he or she will get some money. Yes. श्रीकांत, आई हैव सेकंड ओपिनियन अबाउट दिस. अगर इतना पार्टी और गुड लाइफ करेंगे तो उनको इंश्योरेंस लगेगा ही. करेक्ट. सो पहली बात तो हाई स्ट्रेस जॉब है, प्लस दे आर पार्टिंग, तो इंश्योरेंस तो और भी, भले ही उनको लगता है कि इंश्योरेंस नहीं चाहिए उनको, लेकिन अगर आप उनके एडवाइजर हैं, यू विल एडवाइज देम अगेंस्ट इट, सेइंग कि अगेंस्ट मतलब उनके विश के अगेंस्ट कि आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत है क्योंकि मे बी इफ नॉट टुडे टुमारो, टुडे यू आर नॉट प्लानिंग किड्स, लेकिन फ्यूचर में अगर किड्स हो गए सो देन जैसे एज बढ़ती है आपका प्रीमियम भी बढ़ता है, तो अगर आप जल्दी इंश्योरेंस लेंगे सो इट इज गुड फॉर यू. सो इंश्योरेंस चाहिए, मेडिकल कवर चाहिए, इमरजेंसी फंड्स भी. ये जो 3 चीजें हैं ना, ये किसी के लिए भी सही है.
इमरजेंसी, एक का जॉब चला गया, फिर सेकंड वाला हो सकता है उनके लोन वगैरह हो, तो सेकंड क्या करेगा ना। सो एक साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो धीरे धीरे करके, भले ही उसके बाद में अगर पैसा बचता है देन पार्टी, यू नो फॉर द सेकंड गोल यू शुड से प्लीज एंजॉय, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारा देख लो, उसके बाद में करना है वो करो, like that. So this is just for a newly married couple. Now this is a couple who has 2 kids, okay. They are around 40 years old. 2 बच्चे हैं, एक 6 years का है और एक 10 years की बेटी है। उनके गोल्स हैं रिटायरमेंट और बच्चों के एजुकेशन, ठीक है। दिस इज अब्दुल एंड जोया। नाउ अभी जोया हैज जस्ट लेफ्ट हर जॉब और वो बच्चों का ध्यान रखती है। शी इज ऑलमोस्ट अ होम मेकर नाउ। एंड ये अब्दुल है, ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग वर्क। वो भी अपना जॉब छोड़ के ये कुछ फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हैं। सो ही इज करेंटली वर्किंग इन अ कंपनी विद अ गुड सैलरी, एंड वो एक बिजनेस स्टार्ट करने का, सॉरी, Zoya is planning to start some freelancing thing. I'm sorry. Husband is also thinking to start his business. ठीक है। करंटली दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन जोया होम मेकर बन गई। जोया इज अ होम मेकर एंड शी इज नाउ प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग ऑन अ फ्रीलांसिंग बेसिस। हस्बैंड इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। उनके जो गोल्स हैं रिटायरमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन, ये 2 ही गोल्स हैं। अब ये दोनों गोल के लिए आप उन दोनों को क्या सजेस्ट करेंगे? Equity. We should invest in equity long term. लॉन्ग टर्म इक्विटी और लॉन्ग टर्म इक्विटी बाय द रूट ऑफ SIP, क्योंकि वर्किंग है एक साथ, तो रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ उनके पास होगा नहीं कि इकट्ठा कर लें। सो जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड आप सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज, बिकॉज हस्बैंड इज गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस, फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क इज डू यू हैव इमरजेंसी फंड्स? ओके, क्योंकि अगर बिकॉज जोया इज गोइंग टू वर्क इन अ फ्रीलांसिंग बेसिस, पैसा जब आएगा तब आएगा, लेकिन अगर कल को उनका बिजनेस नहीं चला, बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल फीस और व्हाटएवर, वो तो स्टेटेड है कि बच्चे हैं तो वो एक्सपेंसेस तो हैं ही। सो यू आल्सो हैव टू आस्क कि आपके इमरजेंसी फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, इमरजेंसी फंड्स भी है कि नहीं आपके पास? तो ये जो चीजें जो नहीं भी बोली जाती हैं, वो भी जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। नाउ दिस इज अनदर थिंग। आप राजेश, मुझे एक थोड़ा स्वाति जी, मैं जस्ट इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर ये जो अभी आपने पहले की केस बताई, राइट, if both of them are working, right, and both of them have the secured income, do you think that still they need insurance and all? सर उन दोनों की इनकम स्टडी है, ठीक है, लेकिन दे हैव 2 डिपेंडेंट्स, ओके। 2 बच्चे हैं उनके, कल को किसी के भी साथ कुछ हो जाता है, ओके, टेक वन ऑफ देम समथिंग हैपेंस, तो एक जन के ऊपर पूरा भार पड़ेगा और वो एक 1% विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस। इसीलिए इंश्योरेंस दोनों के पास होना जरूरी है। इट्स नॉट के अगर दोनों वर्किंग है तो सिर्फ हस्बैंड को ही इंश्योरेंस है। इनफैक्ट वाइफ आल्सो हैज टू बी इंश्योर्ड, क्योंकि अगर उनको भी कुछ हो गया तो सारा एक्सपेंस जो भी है वो हस्बैंड के ऊपर आ जाएगा। सो यू And if wife is not working, so do you still recommend the insurance for her? सर अगर उनका कोई इनकम से फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, आप देखेंगे टर्म इंश्योरेंस प्लान्स फॉर विमेन जो कि जिनकी इनकम नहीं है, उनके लिए देयर आर सम रूल्स। आई थिंक कौस्तुभ कैन आंसर दिस पर्टिकुलर थिंग बेटर। इट्स डिफिकल्ट टू टेक इंश्योरेंस फॉर विमेन हु डोंट हैव एनी इनकम, ओके। इंश्योरेबल वैल्यू अगर है नहीं, वैल्यू होना चाहिए इंश्योरेंस। Yes, you will not get the insurance अगर उनकी इनकम नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कि फैमिली में उनकी जो इनकम है वो इनकम ऐड होके बच्चों को, लाइक फॉर एग्जांपल अ वाइफ इज अ हाउस मेकर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक इंश्योरेंस फॉर हर। आप यूलिप वगैरह में ले सकते, लेकिन अगर आपको प्योर टर्म प्लान चाहिए कि 50 लाख 1 करोड़ तक का अगर लेना है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं तो उनका इंश्योरेंस मिलता नहीं है। So that is because they ask you for some documents, and if you can't give them for business, if she's doing some business, then that is Yeah, possible. but उसका अगर premium if that is being paid by husband,
So what Right. is the problem with the insurance company to not to give the insurance to her? Costa, would you like to answer this? Yes, yes. The basic premise of insurance is that the why we take an insurance? Insurance तभी लेते हैं अगर if that person is no more, then the family or the dependents should not get affected. If the income itself is not being generated by that person, then what will you insure? What is the risk? But आप मुझे There is no बताओ, risk. अभी recently I did a insurance for my son, right? It's a similar case, right? So why the insurance company accepted the insurance for him then? Sir, how old is your son? When I did that, he was 14 years old. So was that a term plan? I don't think so. No, it was not a term plan. हाँ, तो सर वो यूलिप वगैरह में आप कर सकते हो, क्योंकि यूलिप में क्या होता है, कोई भी यूनिट लिंक जो प्लान है वो कर सकते हैं. टर्म इंश्योरेंस आप नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि पहली बात तो ही शुड बी वर्किंग, ही शुड हैव हिज ओन डॉक्यूमेंट्स. यूलिप आप अपने वाइफ के नाम पे कर सकते हो, लेकिन आप यूलिप में फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 का, जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, 50,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो, आपका इंश्योरेंस अमाउंट मे बी 5 लाख होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. लेकिन अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना इंश्योरेंस कराया तो मेरी प्रीमियम सिर्फ 20,000 है, एंड आई गॉट अ 2 करोड़ इंश्योरेंस कवर. सो दैट इज अ टर्म प्लान. 20,000 में आई गॉट अ 2 करोड़ इंश्योरेंस कवर बिकॉज माई इंश्योरेंस इज टिल द एज ऑफ 85. सो जो आपने इंश्योरेंस कराई, आपके जो पैसे हैं वो इवेंचुअली थोड़े थोड़े पैसे मार्केट में भी मार्केट लिंक्ड होगा, सो दैट यू कैन टेक. बट उनका जो कवर है वो बहुत ही मिनिमल होगा. आप चाहिए तो आप अपना कवर चेक कर लीजिए. The insurance cover is going to be very less. But here in term plan मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि by just paying 20,000 you can get to, depending on the age. तो जैसे अगर कोई 20-25 years के हैं, उनको सिर्फ 15-20 हजार में 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है. बट दे शुड बी वर्किंग, मतलब उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए तो मिलता है सर, नहीं तो फिर यू कांट टेक. तो मैं अभी जो बोल रही हूँ इंश्योरेंस, दैट इज ओनली इफ दे आर वर्किंग, ओनली इफ दे हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दैट वे. और सिर्फ टर्म प्लान्स की बात कर रही हूँ, नॉट यूलिप्स. यूलिप्स आपको मैं सर, कंपनी इज अर्निंग सो मच एंड जस्ट गिविंग यू 5 लाख रुपी इंश्योरेंस. So it is in their benefit. So they will give you some insurance as a carrot, but actually you're not benefiting. They are benefiting from that. Okay. So that's one. And this is the last example. Now Rajesh and Nancy, they have retired. Okay. Rajesh was a zonal branch manager, तो उनकी income भी अच्छी थी. Nancy retired as a principal, so दोनों की provident fund का अच्छा खासा corpus था. They have 2 children. Son and daughter both are well settled and they are abroad. अभी उनके लाइफ के गोल्स देखिए. लेजर ट्रैवल, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए, उनको ट्रैवलिंग करनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है. दे ऑब्वियसली वांट टू गो एंड मीट देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज दे नाउ दे हैव इनफ टाइम, सो दे वांट टू जस्ट स्पेंड इट दैट वे. उनको रिलीजियस प्लेसेस पे जाना है, चैरिटी करनी है, और प्लस थोड़ा पैसा इनहेरिटेंस के तौर पे अपने दोनों बच्चों के लिए छोड़ के जाना है. द किड्स दे डोंट नीड द मनी. चिल्ड्रन को पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको चाहिए कि हमने जो भी करा है थोड़ा हम अपने बच्चों को भी देके जाए. तो आप अब ये इतने सारे गोल्स हैं कि कोई चीज के लिए पैसे चाहिए, कोई चीज के लिए पैसे नहीं चाहिए. अभी रिलीजियस प्लेसेस और बीइंग इन टच इन फैमिली के लिए तो खाली मैक्सिमम ट्रैवलिंग का पैसा चाहिए होगा. तो उनके लिए, राजेश और नैन्सी के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो लेजर ट्रैवल के लिए तो ऑब्वियसली हमने ट्रैवल वेकेशन के बारे में बात करा, तो एफडी है या जो भी उनका प्रोविडेंट फंड में जो पैसा पार्क्ड है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो जो जैसे भी विड्रॉ करेंगे वो कर सकते हैं. व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर इनहेरिटेंस? बाकी सब ठीक है क्योंकि उनके पास प्रोविडेंट फंड का कॉर्पस है, तो थोड़ा बहुत तो दे कैन इवन डू चैरिटी, दैट इज उनकी इच्छा के हिसाब से. इनहेरिटेंस के लिए आप कौन सा एसेट क्लास उनके लिए सजेस्ट करेंगे? गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट. सर उन्होंने अपने लिए गोल्ड नहीं खरीदा है, बच्चे वेल सेटल्ड हैं, अब वो बच्चे अपना गोल्ड देखेंगे. उनका रियल एस्टेट जो रहेगा वो इनहेरिटेंस रहेगा बच्चों के लिए. ठीक है. और उनके पैसों के लिए आप क्या, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में अच्छा खासा मतलब पैसा अमाउंट कॉर्पस इकट्ठा हो गया होगा, बिकॉज दे हैव रिटायर्ड एट अ करेक्ट एज, मतलब 60 पूरा काम करके रिटायर कर रहे हैं. अगर उनको समझिए, लेट्स अज्यूम कि 1 करोड़ रुपए उनके बच्चों के लिए छोड़ के जाना है, तो वो 1 करोड़ रुपए के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करें वो 1 करोड़ रुपए का? एफडी में डालेंगे मैडम.
सर इनहेरिटेंस तो बच्चों को मिलेगी, करेक्ट? हाँ बच्चों के पास तो टाइम है, लॉन्ग टर्म है बच्चों के पास. तो इक्विटी, यस, यू आर राइट. बिकॉज बच्चों को पैसे नहीं चाहिए, उनको भी वो पैसे कुछ भी हो भी जाता है तो दे डोंट वांट टू यूज दैट मनी. तो क्यों ना हम वो पैसों को ग्रोथ में डाल दें. ग्रोथ मतलब पैसा इक्विटी ग्रो ग्रोथ। होता रहेगा, इक्विटी. क्योंकि सी देयर चिल्ड्रन आर लिविंग अब्रॉड, दे आर डूइंग वेल, तो उनके लिए भी पैसों को ग्रोथ मिलेगी, राइट, फॉर देयर ओन नीड्स. उनके खुद के नीड के लिए उनको इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, या थोड़ा जो भी बैलेंस्ड हाइब्रिड टाइप का प्लानिंग कर सकते हैं, इक्विटी एंड डेट मिक्स. लेकिन जो इनहेरिटेंस का पैसा है वो इक्विटी में डाल के रख सकते हैं, नॉमिनेशन अपने बच्चों को रख के. सो जनरली लोग क्या सोचते हैं, रिटायर हो गए तो सिर्फ एफडी और सिर्फ फिक्स्ड इनकम या फिर सिर्फ लिक्विड फंड्स या ऐसे कुछ. इट इज नॉट लाइक दैट. आपके जो रिक्वायरमेंट है वो पैसे आप श्योरली आप इजी एक्सेस के हिसाब से रखिए. लेकिन जो आपको पैसे पता है कि आपको इमीडिएटली जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चों को ही देके जाएंगे, वो पैसे आप श्योरली इक्विटी में रख सकते हैं. दैट इज जस्ट अ सजेशन, प्लस कंफर्ट लेवल्स जिनके जो हो. लेकिन अगर आपको वो पैसे का प्योर अच्छा, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि इक्विटी है, तो इनहेरिटेंस के लिए भी आप इक्विटी को चूज कर सकते हैं. So here I would like to end by only saying कि build your own recipe. जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो किसी और की रिक्वायरमेंट से अलग होगी. कितना पैसा आपको इक्विटी में होना चाहिए, कितना पैसा डेट में होना चाहिए, उसका आंसर भी सबके लिए अलग अलग है. हो सकता है कि मैं मार्केट 5% भी नीचे गिरेगा तो मैं पैनिक करूंगी और मैं बोलूंगी कि अरे मेरा 100 रुपया 95 हो गया है, व्हाट शुड आई डू, एवरीथिंग इज गॉन फॉर अ टॉस. अगर मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ देन आई शुड नॉट टच इक्विटी. बट इफ आई एम द इन्वेस्टर जिसमें बहुत पेशेंस है और जिसको लगता है कि चलो 95 हो गया, कल आफ्टर 3 years इट कुड बी 150. इफ मेरी रिस्क एपेटाइट अगर ज्यादा है तो मैं इक्विटी में रह सकती हूँ. तो रिस्क को ध्यान में भी रखना बहुत जरूरी है. सो बिल्ड योर ओन रेसिपी. उसके लिए आई कैन टेल यू कांट डू इट बाय योरसेल्फ इवन आफ्टर नोइंग. ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग के जानने जरूरी थे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, गोल, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, ये सब ठीक है. लेकिन जब आपको वो पूरा पोर्टफोलियो में एग्जीक्यूशन करना है, उसके लिए आपको एक एडवाइजर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी. Till date I have not been able to, because I have mutual funds, I have insurance, I have medical plan. Lekin do I have the correct balanced diet? That even I don't know, because today also I have just spoken to somebody who is going to just sit with me and my husband's portfolio, और वो planning करके देंगे कि are we aligned to have the goals. और वो आप खुद नहीं कर सकते हो, कितना भी आप एक्सेल शीट में डाल के कर लो. You need a help of an advisor, and at any given point in time somebody who can tell you कि ये इतने गैप्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, यू हैव दिस मच मनी बट आपकी पार्किंग गलत है, ये एसेट क्लास में ज्यादा डालिए, यहाँ से निकाल के कम डालिए क्योंकि आपको ये पैसा 1 साल के बाद में जरूरत, वॉट एवर. तो वो करना बहुत जरूरी है. उसके लिए आपका पोर्टफोलियो सही है कि नहीं, एक एडवाइजर की हेल्प जरूर इज वेरी एसेंशियल. एंड दैट इज वेयर आई थिंक Kaustubh sir comes into play. Probably he can guide. Today I have told you about equity and everything, but he can actually guide you better individually कि पोर्टफोलियो में क्या आपको करना चाहिए. And at DSP for women, our daughter of a chairman Aditi Kothari, we have started this initiative DSP Winvestor, मतलब women investor, जिनको हम सिर्फ एजुकेट करते हैं कि ये है, एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू विद द हेल्प ऑफ एन एडवाइजर. क्योंकि एक आंसर सबके लिए सही नहीं, तो आई वुड हैव टोल्ड यू ना, आपके पास इतना पैसा है, इतना इसमें डाल दीजिए, बट आई डोंट हैव दैट आंसर. So we have started this education initiative only for women, and she herself conducts a lot of sessions. She's Aditi Kothari. So here is where I would like to end my session. I hope I could add some value to you, and over to you, Kaustubh sir. Yeah. Shrikant, would you take over? If you have any questions, you can ask. Or कोणाला काही questions असतील तर they can always ask. Yeah. स्वाति जी, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन, आजकल ये जो शेयर मार्केट है, राइट, जब भी ये whenever there is a downfall, why it remains only for a very short duration? क्योंकि पहले जो होता था ना कि what I remember some
जब भी समझो आई डोंट रिमेम्बर मे बी सम 2006 या 1992 वगैरह, राइट? व्हेनेवर देयर यूज्ड टू बी डाउनफॉल इट यूज्ड टू रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. आजकल ऐसा होता है कि डाउनफॉल अगर होता है, अभी कोरोना जैसा तो सिचुएशन, इट इज अ वेरी सेंचुरी में कभी पहले बार हुआ है, बट स्टिल व्हाट आई ऑब्जर्व दैट कि irrespective ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, Market has जो still शेयर rallied मार्केट back डाउन up. हुआ है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए था, इमीडिएटली इट बाउंस बैक. सो व्हाट इज द रीजन? जब ये 1929 के डिप्रेशन के बारे में अगर आपने सुना होगा, सो इन 1929 when there was depression for almost 30 years, you know, it took and all the economies to come back up. अब हम वो जो अपसाइड मूवमेंट है वो हम 2 महीने 3 महीने में मार्केट ऊपर चला गया वो देख रहे हैं. उसका सिंपल रीजन यही है कि फेड, अगर आप देखोगे, लुक एट आवर ओन RBI, okay, the kind of stimulus packages that they have given, it is more than the size of economies. $9 trillion worth of stimulus package, मतलब इतना पैसा मार्केट में बढ़ा दिया, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ा दिया है कि भले ही इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा है, बिजनेसेस अच्छे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो पैसा कहीं तो जाएगा. करेक्ट? अगर इतनी प्रिंटिंग ऑफ मनी हो रही है तो दैट मनी हैज टू गो समवेयर. तो अगर उसका फ्रैक्शन ऑफ पैसा भी अगर मार्केट में आ गया, स्टॉक प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? सप्लाई और डिमांड. अगर कंटिन्यूसली एक स्टॉक को कोई पर्टिकुलर पैसा चेस कर रहा है, वो बिकॉज बाइंग हो रही है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रहा है. प्लस मार्केट एंटिसिपेशन में ऊपर जाता है, सेइंग दैट ओके फाइन, अभी वैक्सीनेशन आ गया, रशिया हैज कम अप विद द वैक्सीनेशन, पीपल आर सेइंग कि यू नो बाय मार्च 21 समथिंग विल हैपन. इवेंचुअली अच्छी जो न्यूज आती है वो मार्केट उसको पहले ही प्राइस इन कर लेता है. सो करंटली हमने अपने पूरे फाइनेंशियल हिस्ट्री में ये देखा नहीं है कि गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक्स ने इस लेवल तक का इंटरवेंशन करा है दैट दे आर रेडी टू डू, बोलते हैं ना, डू व्हाटएवर इट टेक्स. वो स्टैंड फर्स्ट टाइम ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंक्स ने लिया है. फेड इज ओनली इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो. दे आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी to people who are unemployed. My sister lives in US and so it's like $2,000 is just given monthly. के मतलब you take care, मतलब they are making more money than what they made in their jobs, you know, some of them. So this is never happened. This is the first time such kind of thing has happened, which is why आपने इतना sharp recovery देखा. तो जो कभी भी नहीं हुआ है वो आगे जाके नहीं हो सकता है, हम वो बोल नहीं सकते हैं. इसीलिए द बिगेस्ट रिस्क इन इन्वेस्टिंग इज नॉट बीइंग इन्वेस्टेड एंड इज जस्ट हैविंग द मनी इन सेविंग्स बैंक अकाउंट. क्योंकि अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहते तो शायद आपका पैसा नहीं वो फिर से ग्रोथ कर जाए. आई माई सेल्फ नो ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्च अप्रैल में वो फॉल होने के बाद में डर के मारे पैसे निकाल लिए एंड दे हैव लॉस्ट आउट बिकॉज अभी फिर उन्होंने ऑब्वियसली कोरोना तो अभी खत्म हुआ नहीं है, so they don't have the confidence to put the money back, but the market has gone back up. अब उनको वो levels मिलेंगे ही नहीं. It was once or twice in a lifetime kind of an opportunity that came in March and April to actually buy the dip. वो एक saying है finance में, buy the dip. So nobody bought the dip. They just news or finance, not a single news channel came and said please buy. They said ये खराब है, वो खराब है, केसेस बढ़ रहे हैं, they are multiplying at so and so rate. अभी आज 1 लाख केसेस. Now do you even read the newspaper? आपको भाई फर्क भी पड़ता है. आज 95,000 है या 85,000 है, ठीक है, मतलब ये रोज बढ़ ही रहा है. when you know that it's going to cross 1 lakh cases, अभी वो मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ रहा है बिकॉज वो न्यूज ऑलरेडी प्राइस्ड इन है. So the short answer, I gave a long answer. The short answer to your thing is because a lot of central banks have intervened, they want to keep currency at a particular level. FII money has come in for many reasons. A lot of liquidity is chasing the stocks, and that is why the stock markets have gone up. So RBI is printing the notes now? The RBI has given a stimulus package. Now stimulus package का मतलब it's not necessary कि
actual printing of money होती है. It is like even the money that you get, it is like a contract between you and the, आपके पास अगर 2000 रुपए का नोट है या even 10 रुपए का नोट है, that is like a contract between you and the RBI कि अगर आप 10 रुपए की वर्थ की चीज बाई कर सकते हो. So currently what RBI has done is they have said कि हम वो 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज, बट एक्चुअल जो प्रिंटिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हिसाब से that's how they kind of issue the money to the banks, because liquidity banks में जाती है. So till the worth of about 2 lakh crore in India, that's what happened. In US it has happened to the tune of almost 9 trillion. US इकोनॉमी का साइज है 21 ट्रिलियन. प्रिंटिंग has happened to the tune of 9 trillion, मतलब almost 50%. ओके, जो जितना यूएस इकोनॉमी बढ़ा उतना उन्होंने प्रिंटिंग करा है in terms of money, and they have used that money in different ways. पैसा मतलब एक्चुअल कैश हाथ में नहीं आता है, it is a mechanism to route the money in the system. So yes, they have done it, and even Fed Reserve, which is the largest central bank in the world, even that has done it. So that is why abhi to you won't believe, maybe businesses can shut down, still the stock market can see an all-time high if even the fraction of that money actually comes into the market. So market is irrational. आप short term में rationality assign कर ही नहीं सकते हो market को. इसीलिए मैंने कहा था कि अगर equity में आना है तो अगर आप अभी ये data वगैरह देख के आओगे, you will take a call basis fundamentals. लेकिन market बहुत irrational होता है short term में, लेकिन long term में rationality वो बोलते हैं ना मीन रिवर्जन जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है कि रिवर्जन टू द मीन, मतलब जो आप डिजर्व करते हो, मतलब इन द सेंस बिजनेसेस डिजर्व करते हैं जो वैल्यूएशन, जो प्राइसिंग वो उनको मिलती है. सो यस, दैट्स द आंसर. थैंक यू. या ठीक आहे. सो आय सपोज अजून कोणाला काही प्रश्न आहे का, विचारू शकता. राहुल, मला एक क्वेश्चन आहे. मॅम, सेन्सेक्स कसे डिफाइन करता तुम्ही? हाऊ यू डिफाइन द सेन्सेक्स? सेंसेक्स इज एन इंडेक्स. इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स. जैसे मार्केट होता है ना, आपको अगर शेयर खरीदना है तो आप कहाँ पे जाके शेयर खरीदेंगे? द स्टॉक मार्केट. निफ्टी एक इंडेक्स है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है. देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स. जैसे निकी इज एन इंडेक्स इन जापान. S&P 500 is an index. Nasdaq is an index in US. Russell 1000 is an index. तो ऐसे Sensex it's an index. आप जो businesses है अगर वहाँ पे listed है एक particular index में, तो आप वो businesses की शेयर खरीद सकते हैं. So that is it's a stock market is a place where you buy and sell. और वहाँ पे different type of indices होते हैं, index होते हैं. So Nifty is one of them. Sensex is another one of them. So that is what an index is. मतलब कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर इंडेक्स में हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता. स्मॉल कैप इंडेक्स भी है, मिड कैप इंडेक्स भी है. So it's a type, it's a place, it's a stock market. यहाँ पे you can buy and sell. It's a type of it. Can I answer it a bit more on this? राजेश ने विचारला का? राजेश? Oh yes. Sensex is a pack of 30 companies. So the ज्यांचं कॅपिटलायझेशन, मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय, तर शेअर प्राइस सपोज रिलायन्सची आज 2000 रुपये आहे, तर असे जितके शेअर्स आज मार्केटमध्ये आहे रिलायन्सचे, दॅट इंटू 2000 इज द मार्केट कॅप. एक्झॅक्टली. अशा टॉप 30 मार्केट कॅप असणाऱ्या कंपनीजचा तो सेन्सेक्स असतो. दॅट इज हाऊ इट इज. अशा यू मीन टू से की आपण जे जसं रिलायन्स झालं किंवा आता सध्या फार्मा कंपनीजचे शेअर्स जातात, यू मीन टू से की आपण त्यांच्याच फंड मध्ये इन्व्हेस्ट करायला पाहिजेत का? हाऊ डू यू सजेस्ट? नाही, सेन्सेक्स इज और निफ्टी इज अ बेंचमार्क. It is just a benchmark that shows that these are the companies which has the largest market capitalization in India. Exactly. तर सेन्सेक्स इज अ पॅक ऑफ 30 कंपनीज. टॉप 30 कंपनीजचं जे काही व्हॅल्युएशन होतं तर ते सगळं त्या सेन्सेक्सच्या व्हॅल्युएशन मध्ये येतं. निफ्टी इज अ पॅक ऑफ 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज. सो 30 प्लस निफ्टी 50. ओके. यू मीन टू से की उद्या जर समजा रिलायन्सला काही झालं तर सेन्सेक्स डेफिनेटली त्याला एफेक्ट होणार.
होऊ असं शकतो होईल. कारण की प्रत्येक स्टॉक वेटेज पण वेगवेगळं आहे. Reliance has a very heavy weight in लार्जेस्ट वेटेज आहे. So highest. Exactly. हाँ, तो अगर कोई स्टॉक को कुछ होता है तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एग्जांपल दे रही हूँ, निफ्टी में अगर इंडेक्स में आपने डाला है, उसमें जो फाइनेंस कंपनीज हैं 40% उनका वेटेज है, तो कल को अगर वो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर को कुछ होता है तो ऑब्वियसली इंडेक्स नीचे आएगा। हर एक कंपनी का पर्टिकुलर वेट होता है, जैसे HDFC का वेट समझिए 8% है, रिलायंस का वेट समझिए 10% है, तो अगर वो कंपनी का स्टॉक समझिए 10% से गिरता है तो इंडेक्स भी प्रोपोर्शनेटली उतने परसेंटेज के हिसाब से गिरेगा। सो इंडेक्स इज अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक। अब जैसे एक बास्केट में 10 फ्रूट हैं, तो वैसे ही निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं, कंपनी है। और वो 50 कंपनीज अगर एक कंपनी ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उसके वेट के हिसाब से वो इंडेक्स का परफॉर्मेंस भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इंडेक्स इज अ वेटेड बाकी राजेश तेरे को और कुछ सीखना है तो कौस्तुभ सर का क्लास लगा लेना। Yeah, sure, definitely. So But it's a thanks, nice session, Swati ji. definitely. Yes, yes, very good. And I think we got a valuable inputs from you. Thank you. And our all members will take a lesson from you after your this talk. So I request Nilesh to give the vote of thanks. Yes. So Swati, it was a fantastic session actually. See, in fact, my personal experience is that for so many years I have met every year a new consultant, financial consultant. But the explanation what today I got, it's something different. Means you have compared a recipe with the financial goals. Okay. So what I request to all members that whatever your balanced diet to make you healthy, you similarly on a similar ground you make a financial diet so that you grow financially well. So thank you very much, Swati, for putting all these slides in front of us. It is very knowledgeable and informative. And now the burden will come on Kaustubh because people will ask Kaustubh so many questions now. Oh, Thank you and very much. Kaustubh has to prove this. Thanks all members for attending this. We should thank Arva as well. Arva is Arva also. also. Yes, yes. DSP. So I was thanks supposed to to mention as well. Arva. If we So can it see was a Arva, great pleasure, sir. It was a great pleasure, and thank you, Kaustubh, for giving us this opportunity where we could, speak about, because as Swati rightly said, women are not able to take that decisions. So our whole idea is that we should make women also that much, you can say, powerful. Yeah, I mean, where they can Financially take their own, Knowledge yes, is independent power. So powers. yes, Yes. in fact, if they know, even if they are not investing, suppose you make an investment mistake, they can actually stop you. That's the biggest role of a woman, to stop. Actually, utna bhi ho jaye na, to I think Absolutely right. Yeah, we can achieve. We are somewhere, towards the goal of क्या बोलते हैं, making financially financial independence. independence to for नहीं I मुझे think for मुझे तो female. ऐसा मुझे तो ये सजेशन करना है कि हम किचन हैंडल कर ले तो शायद ये फाइनेंशियली गोल अच्छे हैंडल कर पाएंगे. Sir, this lockdown बराबर है. बस अभी वही रह गया है. because my husband is in many ways taken over the house. Correct, So correct, yes, correct. Yes. चलो थैंक यू वेरी मच. अभी हमें देखना है कि एग्जैक्टली रेसिपी क्या बनी है. Okay, thank you so much. Thank you so much. It was nice connecting. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thanks, Swati. Thanks, Thanks, Arva. thanks, Thank you. thanks. Thank you so much. Yeah. Thanks. Bye-bye. Okay, bye bye. Bye bye.